अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ की जो स्टेज 4 है ना, उसके हवाले से। किडनी डिजीज़ की स्टेज 4 में पेशेंट का EGFR लेवल जो है वो कितना रह जाता है और साथ इसका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो कितना रह जाता है, और साथ में पेशेंट को किस किस किस्म की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं, कैसी लामत होती हैं किडनी डिजीज़ की स्टेज 4 में जाके, और पेशेंट की मेडिसन जो है वो यानी कि इस स्टेज में आके कैसे एडजस्ट की जाती हैं, और वो कौन सा डॉक्टर जो है वो एडजस्ट कर सकता है। क्या वो एक स्पेशल यानी कि जो डॉक्टर होता है MBBS डॉक्टर जो होता है वो भी कर सकता है, या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट कर सकता है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आज की इस वीडियो में। अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचता रहे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो बात कर लेते हैं कि किडनी डिजीज़ की जो स्टेज 4 होती है इसमें पेशेंट का EGFR लेवल जो है वो कितना रह जाता है। इस स्टेज में आके पेशेंट का जो EGFR लेवल होता है ना, वो 30 से 15 के राउंड में आ जाता है, यानी कि 30 से लेकर 15 के दरमियान आ जाता है इस स्टेज 4 में जाके। और जो क्रिएटिनिन लेवल है पेशेंट का 10 से नीचे नीचे आ जाता है। तो वो पेशेंट की एज और सेक्स के लिहाज से यानी कि अप डाउन हो सकता है, लेकिन इतना को आ जाता है जो EGFR लेवल है वो 30 से 15 के राउंड में आ जाता है। इस स्टेज में जाके पेशेंट को जो होती हैं अलामात तो वो यूँ हो सकती हैं, सिम्टम यूँ हो सकते हैं कि पेशेंट को थकावट महसूस हो सकती है, पेशेंट को नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग शॉमिटिंग ये वो वगैरह, और पेशेंट यानी कि थकावट ज़्यादा महसूस करेगा, उसको जिस्म पे खारिश फील हो सकती है, और कुछ भी यानी कि खाने को दिल नहीं करेगा, और फेस पे स्वेलिंग है उसको यानी कि देखने को मिल सकती है। तो अगर तो किसी पेशेंट को यानी कि जो शुगर है, शुगर की वजह से उसकी किडनी डैमेज हुई हैं, तो उसको साथ पेशेंट को अपना जो भी वो मेडिसिन यूज़ कर रहा है, चाहे वो कोई टैबलेट यूज़ कर रहा है शुगर के लिहाज से या फिर इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसकी यानी कि अपनी तरफ से ना उसको एडजस्ट करे। ये ना हो कि जो उसका शुगर लेवल है वो कंट्रोल ना रहे, उसको यानी कि कंट्रोल रखने के लिए उसको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। वो एक स्पेशलिस्ट जो है वो नहीं चेक कर सकता, जस्ट एक नेफ्रोलॉजिस्ट ही उसको एडजस्ट कर सकता है। उसमें कोई यानी कि किसी दूसरे डॉक्टर को नहीं चेक कराना, जस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट को ही चेक कराना है, वही आपकी डोज को एडजस्ट करेगा। अगर तो इंसुलिन ले रहा है तो उसका यानी कि वो यूनिट्स एडजस्ट किए जाते हैं। अगर तो वो मेडिसिन ले रहा है शुगर की, तो वो यानी कि मेटफॉर्मिन के नाम से होती है, साल्ट इसका मेटफॉर्मिन है, और जो उसका ब्रांड नेम है तरह के नाम से यानी कि आती हैं, तरह बहुत सी कंपनी है, ग्लूकोफेज के नाम से, यानी कि उसका साल्ट मेटफॉर्मिन होगा। आपने ये नहीं देखना कि जी ब्रांड कोई देख के लेनी है, आप उसका साल्ट भी देख के ले सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट का जो किडनी है वो BP की वजह से ख़राब हुई है, यानी कि BP शूट होने की वजह से ख़राब हुई है, तो उसकी BP की मेडिसिन जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। तो अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो उस पेशेंट को हाइपरकलीमिया हो सकता है। हाइपरकलीमिया में होता क्या है, हाइपरकलीमिया में यूँ होता है कि पेशेंट का जो पोटाशियम लेवल है वो बढ़ जाता है। अगर बढ़ जाएगा तो उसके जो यानी कि मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, और अगर यानी कि पोटाशियम लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह पोटाशियम लेवल की जो नॉर्मल रेंज है वो 3.6 से लेकर 5.2 तक होती है। कुछ लेबॉर्ट्रीज 5 मेरा ख्याल में 0 तक भी देती हैं रेंज। तो ये आप लेबॉर्ट्री पे डिपेंड करता है। जो पोटाशियम लेवल की नॉर्मल रेंज है वो 3.6 से लेकर 5.0 या 5.2 तक भी हो सकती है। तो अगर इतनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ इससे कम होगी तो फिर भी नुकसान पहुंचाएगी पोटाशियम लेवल, अगर ज़्यादा है तो फिर भी नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए नॉर्मल रेंज में ही रहेगी तो ठीक है। और साथ में एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये भी हो सकती है, पेशेंट का जो किडनी हार्मोन बनाती है ब्लड बनाने के यानी कि सिस्टम में,
तो जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, उसकी भी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए पेशेंट को क्या करना पड़ता है, साथ में एक एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन मिलता है, मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन करूँगा उसकी मैं तस्वीर। एरिथ्रोपोइटिन का जो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में बनाता है, यानी कि जो किडनी का फंक्शन नहीं कर रही, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बना रही, तो वो एक आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट की बॉडी में। तो और सब कट वो लगाया जाता है और फिर वो यानी कि अब आगे हीमोग्लोबिन बॉडी में बनते हैं। अगर नहीं लगवाएगा पेशेंट तो उसका जो HB है वो डाउन हो जाएगी, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको सांस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको थकावट भी महसूस हो सकती है और ऑक्सीजन लेने में भी यानी कि मसला आ सकता है। ये ऑक्सीजन लेने में भी एरिथ्रोपोइटिन यानी कि हमारी बॉडी में हेल्प करता है। अगर किडनी ठीक है तो एरिथ्रोपोइटिन जिस्म में बनता रहता है, अगर नहीं ठीक तो वो काम फिर हमें आर्टिफिशियल तरीके से करना पड़ता है। और साथ में अगर पेशेंट जो है वो यानी कि अपने उसके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो पेशेंट की बॉडी में ठीक से नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम या फास्फोरस जो है वो कम हो गए, क्योंकि उसके लिए भी पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है किडनी डिजीज़ में जाके। तो अगर फास्फोरस कम है तो उसके लिए लो फास के नाम से एक टैबलेट आती है, डॉक्टर जो हैं वो भी रेकमेंड करते हैं ताकि जो फास्फोरस लेवल है वो ना बढ़ जाए। अगर यानी कि ये कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये बड़ा होगा तो पेशेंट की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, और साथ ही साथ पेशेंट अगर कहीं उसको यानी कि वो चोट लग जाती है, गिर जाता है, तो उसकी हड्डी भी फ्रैक्चर होने का चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह साथ ही साथ पेशेंट को बोन केयर से नाम के से एक मेडिसन है वो दी जाती है। ये मेरा ख्याल में उसका जो साल्ट है वो अल्फ़ा कैल्सीडोल है। तो वो वाली मेडिसन पेशेंट को हड्डियों की ताकत के लिए दी जाती है। और साथ ही साथ अगर पेशेंट जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, क्योंकि 15% पेशेंट की किडनी जो है वो वर्क कर रही है, तो 85% जो पानी है वो बॉडी के फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर ही रहेगा, यूरिन के रास्ते वो पास नहीं होगा तो वो बॉडी में जमा होने की वजह से स्वेलिंग फील करवाएगा, पेशेंट के चेहरे पे स्वेलिंग महसूस होगी, तो स्वेलिंग महसूस होगी तो वो फिर चला भी नहीं जाता पेशेंट से। और साथ ही साथ अगर बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा होगा तो लंग्स में जो है वो पानी जमा हो जाएगा। अगर लंग्स में पानी जमा हो जाएगा तो वो फिर डायलिसिस से भी सही तरह से नहीं निकलता। इसी तरह से आप लोगों ने ये भी परहेज़ करना है। तो अगर जो लंग्स में पानी जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो लंग्स की सर्जरी भी करवानी पड़ती है, तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को ट्रांसप्लांट की तरफ चलना है तो इन सारी बातों का ख्याल लाजमी रखना है। ये ना हो कि लंग्स में पानी चला जाए, तो कुछ पेशेंट का डायलिसिस के दौरान भी लंग्स में पानी चला जाता है, यानी कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। फिर वो लंग्स के हिस्से से यानी कि जो इंसान की पसलियाँ होती हैं, मेरे ख्याल में उसको रिब्स बोलते हैं, तो उसके अंदर से एक ट्यूब होती है, वो घुसा के फिर उसका पानी निकाला जाता है, ड्रेन किया जाता है। वो इन्फेक्शन जल्दी ख़त्म नहीं होती, ये भी पेशेंट में एक यानी कि बड़ा नुकसान कर सकती है। वो आपके ट्रांसप्लांट को लेट ये बीमारी भी कर सकती है। इसीलिए आप लोगों ने फ्लूइड का भी कम इस्तेमाल करना है। जितना आपको यूरिन आ रहा है आपने उतना ही इस्तेमाल करना है, जितना डायलिसिस से निकलवा रहे हैं उतना ही इस्तेमाल करना है, ओवर आपने पानी भी नहीं इस्तेमाल करना। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स में एक पोटाशियम आ जाता है। पोटाशियम लेवल भी अगर किडनी जो है वो यानी कि 15% काम कर रही है, 15% काम कर रही है, तो पेशेंट का जो पोटाशियम लेवल है वो 15% ही यूरिन के रास्ते वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकलेगी, तो फिर 85% जो है वो बॉडी के अंदर जमा होगी, तो वो मसल्स को डैमेज करेगी। क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो डैमेज होंगे तो थकावट महसूस होगी, और हार्ट अटैक का भी सबब जो है वो पोटाशियम बन सकता है। कई पेशेंट की पोटाशियम की वजह से यानी कि किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट की डेथ हो जाती है पोटाशियम लेवल की वजह से, पोटाशियम लेवल ज़्यादा होने की वजह से। इसी तरह से आप लोगों ने वो वाली चीज़ें भी कंट्रोल करनी है जिसमें पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो, और साथ ही साथ फ्लूइड का भी कम इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी समझ भी आई होगी। तो आई होप आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें,
मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचता रहे। मैं कोई भी वीडियो बनाऊं वो आप तक ज़रूर पहुंचते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मुझे कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।